हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11 की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की कुछ बातें आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी। देखते हैं हमारे पास 11th में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। तो चलो देखो बेटा, मैकेनिक्स क्या है, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वास्ट ब्रांच है फिजिक्स की। तो बेटा इस ब्रांच को हमने तीन सब ब्रांचेस में डिवाइड करके रखा है और उन तीन सब ब्रांचेस में हम जो है इसकी स्टडी करते हैं। तो पहली जो सब ब्रांच है बेटा उसका नाम हमारे पास है स्टैटिक्स। जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया दूसरी इसकी सब ब्रांच काइनेमेटिक्स। और जो तीसरी है बच्चों वो है डायनामिक्स। अब देखो बच्चों क्या है ना, एक एक करके हम समझते हैं कि भाई थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि भाई इन तीनों ब्रांचेस में क्या क्या चीजें हैं। तो देखो अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स क्या है, देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसके ऊपर अभी भी फोर्सेस लग रही हैं। भाई अर्थ इसको नीचे खींच रही है, मेरा हाथ इस पे ऊपर को फोर्स लगा रहा होगा, कई सारी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और जो भी इसका बिहेवियर है जब ये रेस्ट पर है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक्स। मतलब जब ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में स्टैटिक्स क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसकी जो स्टडी करते हैं वो स्टैटिक्स के अंदर। अच्छा अब काइनेमेटिक्स क्या चीज है, तो काइनेमेटिक्स बेटा अगर हम यहां पे देखें तो काइन मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, मोशन। और मैटिक्स तो आपको पता ही है, मैथ्स। तो मोशन की मैथमेटिक्स ये क्या होती है हमारे पास, काइनेमेटिक्स होती है, ठीक है। अब देखो काइनेमेटिक्स का जिक्र जो है हमारे 9th क्लास में भी पहले हो चुका है। क्या है काइनेमेटिक्स, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तब उसके साथ उसकी वेलोसिटी होती है, उसका एक्सेलरेशन होता है, कुछ टाइम लगता है उसको, कुछ डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनकी कैलकुलेशंस करना उसको क्या बोलते हैं, हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो बिल्कुल आपने जो है क्लास 9th में आपने कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी। तो यही तो क्या है, काइनेमेटिक्स है। मतलब जो मोशन हो रहा है उसकी कैलकुलेशंस को स्टडी करना कि भाई कभी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, कभी एक्सेलरेशन, कभी टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो सिंपल सी भाषा में भाई जब भी ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा होगा तो उसकी मैथमेटिक्स या उसकी जो क्वांटिटीज है उसको कैलकुलेट करना हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स है, ठीक है। अब जो तीसरी चीज हमारे पास आती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स मतलब होता है बच्चों कॉज ऑफ मोशन, कि ये जो मोशन हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है इसका कॉज क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई कोई भी चीज अगर चलती है तो किस वजह से चलती है, जब उस पर फोर्स लगता है ना, तभी चलती है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन। तो डायनेमिक्स जो है वो क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ मोशन। और बेटा कॉज ऑफ मोशन में हमारे पास क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। और जो भी न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन वगैरह वो सब यही तो आते हैं, सब क्या है, कॉज ऑफ मोशन में आते हैं। तो अब अगर हम अपने 11th क्लास की बात करें तो हमारे 11th क्लास में हमको पढ़ना है बेटा काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स जो है वो हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, 11th क्लास में तो हमको ये चीज नहीं पढ़नी है। हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में, जो कि हमारे नीट का सिलेबस हो गया, बोर्ड का सिलेबस हो गया और आईआईटी जेईई का सिलेबस हो गया। इन सब में ये दोनों ब्रांचेस हमारे पास आती हैं। तो पहले हम जो है काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे डायनामिक्स पे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स से। देखो बेटा अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। तो देखो जब हम काइनेमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मोशन की मैथमेटिक्स को पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ वर्ड्स हैं जो हम बार बार एनकाउंटर करेंगे, उन वर्ड्स को समझते हैं। तो जैसे दो वर्ड्स हैं जो कि आप बहुत बार जो है यहाँ पे देखोगे, एक हमारे पास है रेस्ट और एक है बच्चों मोशन। अब आप बोलोगे क्या सर, ये वर्ड तो हमें पता ही है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है ना।
बट फिर भी थोड़ा और कुछ नया जानते हैं। अभी तक 9th क्लास में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा अलग हट के समझते हैं कि भाई रेस्ट क्या चीज़ है और मोशन क्या चीज़ है। तो देखो बेटा, रेस्ट जो है वो क्या चीज़ है, या हम कब बोलते हैं कि कोई भी चीज़ किस में है, रेस्ट में है। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज जाए, देखो जैसे ये मार्कर है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो है इस मार्कर की पोजीशन को जो है इस बोर्ड से चेक किया। मान लो ये बोर्ड से इस मार्कर तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। 5 सेकंड हो गए, फिर मैंने दोबारा चेक किया, अभी भी कितनी है, 1 मीटर, फिर 5 सेकंड हो गए, फिर मैंने तीसरी बार चेक किया, अभी भी कितनी है, 1 मीटर। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके इस मार्कर के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, इस मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, है ना। मतलब इस मार्कर की जो सराउंडिंग है, अब सराउंडिंग कौन हो गई, बोर्ड, उसके रेस्पेक्ट में इस मार्कर की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, ये मार्कर किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये रेस्ट में। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट is not changing its position with respect to its surrounding with time, ठीक है बेटा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा होगा अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में विद टाइम, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अब देखो एक मजे की बात आपको ये बताते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है ना। दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, तो देखो बेटा, अब जैसे आप बोलोगे कि सर ये मार्कर है, ये किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि इसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। तो मैं कहूँगा भाई एक काम करो, मून पे चले जाओ, और जैसे ही आप मून पे जाओगे, आप मून से क्या देखोगे कि अर्थ क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। अब जब अर्थ आपकी गोल गोल घूम रही है, तो अर्थ के साथ ये बिल्डिंग भी घूम रही होगी, और बिल्डिंग के साथ ये क्लासरूम भी घूम रहा होगा, और क्लासरूम के साथ ये मार्कर भी क्या हो रहा होगा बेटा, घूम रहा होगा। तो आप मून पे खड़े होकर देखोगे पूरी अर्थ ही घूम रही है, तो ये मार्कर भी कैसा दिखेगा, आपको गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो फिर जब ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा, तो ये रेस्ट में कैसे हो गया। तो ये क्या चीज है, तो ये हमारे पास हम क्या बोलते हैं कि रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। रेस्ट कैसी टर्म है बेटा, एक रिलेटिव टर्म है। हम हमेशा किसी के रिलेशन में बात करते हैं, तो यहाँ पे किसके रिलेशन में हम चेक करते हैं, उसके सराउंडिंग के रिलेशन में, ठीक है। तो वैसे तो दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई हमको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई उसको अज्यूम करते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तो इसको क्या माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है बेटा। सॉरी टेम्परेचर लिख दिया, टर्म, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अब मोशन की बात करें तो मोशन अगेन जैसा रेस्ट को डिफाइन किया वैसे मोशन हो जाएगा। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, ये मोशन है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ रखा है, मैंने मेजर किया कितना, 1 मीटर, अब 5 सेकंड हो गए, यहाँ पे आ गया, अब मेजर किया 2 मीटर, 5 सेकंड और हो गए, यहाँ से यहाँ पे आ गया 3 मीटर हो गया। तो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, अपना सराउंडिंग, इसका सराउंडिंग कौन हो गया, ये बोर्ड, इसके रेस्पेक्ट में ये मार्कर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, ये मार्कर किस में है, मोशन में है, ठीक है। तो ये मार्कर आपका मोशन में माना जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मोशन की अगर हम डेफिनेशन लिख लें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग changing its position with respect to its surrounding ठीक है। तो तब उसको हम किसमें बोलेंगे बेटा,
सॉरी मोशन में बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉपी करो और इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई कैसे, कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोल रहे हैं, कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोल रहे हैं, तो ये सब कैसे हम अज्यूम करेंगे कि कौन सी चीज रेस्ट में है और कौन सी चीज मोशन में है। तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। ये मजेदार चीज है, नई चीज है, जो कि आपने 11th में आप पढ़ोगे, 9th में शायद से नहीं पढ़ी होगी आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। देखो बेटा, तो हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जैसे मान लो हम बात करते हैं भाई एक बस है, ठीक है। अब इसमें एक इंसान है, यहाँ पे ये एक इंसान है, एक इंसान यहाँ पे यहाँ पे है। इसी बस में भाई दो इंसान है, वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, इस इंसान का नाम रख देते हैं ए, इस इंसान का नाम रख देते हैं हम बी, ठीक है। ये जो बस है हमारी रोड पे चल रही है, ठीक है, रोड पे चल रही है, और यहाँ पे एक इंसान है दूसरा, उसका नाम है सी, ठीक है बेटा, उसका नाम क्या है सी, इस इंसान का नाम है सी। तो क्या होता है, अब देखो इस ए वाले को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस ए वाले को ये बी वाला बंदा ऑब्जर्व करता है। तो बी वाला बंदा जब इस ए वाले को ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या देखता है, वो बोलता है कि भाई देखो इसकी पोजीशन जो है वो मेरे से कितनी दूरी पे है, मान लो 2 मीटर पर है, ठीक है। 5 सेकंड फिर बीतते हैं, फिर वो चेक करता है अभी कितनी दूरी पे, वो बोलता है अभी भी 2 मीटर पे। फिर 10 मिनट बीत जाते हैं, बोलता है अभी भी 2 मीटर पे। 15 मिनट बीत जाते हैं, अभी भी 2 मीटर पे। तो ये क्या बोलेगा कि भाई ये जो इंसान है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये क्या बोलेगा कि ये इंसान किसमें है, रेस्ट में है, क्योंकि भाई 2 मीटर डिस्टेंस थी और 10-15 मिनट हो गया, अभी तक 2 मीटर बनी हुई है। तो वो बोलेगा भाई ये तो चल ही नहीं रहा, इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, डिस्टेंस मेरे से चेंज ही नहीं हो रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये क्या बोलेगा कि किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये सी इंसान जो है ये भी ए को देखता है। तो सी इंसान ए को देखता है, बस मान लो आपकी ये इधर से चल के आ रही थी, इस तरीके से ऐसे करके ये चल के आ रही थी, यहाँ पे ए था और ये हमारे पास बी था बेटा, ठीक है। ये ए था और ये बी था, ये बस हमारे पास इस तरीके से चल के आ रही थी। तो अब सी देखता है ए को, वो बोलता है भाई सी मेरे से कितना दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे। अब बस चल के आ गया, वो बोला अब 9 मीटर की दूरी पे आ गया, और पास आ गया, बोला अब 8 पे आ गया, और पास आ गया, बोला अब 5 पे आ गया, और पास आ गया, बोला अब 2 मीटर पे आ गया, और पास आ गई बस, अब बोला 1 मीटर पे आ गया, अब बस दूर जाने लग गई, 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो अब जब ये सी बस को देख रहा है और सी किसको देख रहा है, फिर ए को भी देख रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई ए पहले दूर था, फिर मेरे पास आया और फिर वो चला गया, मेरे से दूर जाता चला जा रहा है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई सी जो है वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ उसकी डिस्टेंस मेरे से चेंज होते चले जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि सी बोलेगा कि भाई ये जो इंसान है ये किस में है, मोशन में, है ना। तो बी क्या बोल रहा है कि भाई ये ए रेस्ट में है, और सी क्या बोल रहा है कि भाई ए किस में है, मोशन में है। तो किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है? तो बेटा दोनों ही सही है। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो किस चीज का है, अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास होती हैं 3 कोऑर्डिनेट्स x, y और z, है ना, या 3 एक्सिस x, y और z, और इसके साथ आप एक क्या ले लो, क्लॉक, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना है अगर आपको, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करने के लिए आप क्या करोगे, x, y, z 3 कोऑर्डिनेट्स ले लो और एक क्या ले लो, क्लॉक ले लो। तो ये आपका क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि इस इंसान ने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया, उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया किसको, बस को। उसने बोला मैं इसको x मानूंगा, इसको y मानूंगा और इसको जो है z मानूंगा, ऐसे करके आते हो बाहर, तो इसको क्या z मानूंगा, और इसने यहाँ पे एक क्लॉक रख ली, है ना, यहाँ पे इसने एक क्लॉक रख ली। तो बोला ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, यानी कि उसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे मान रखा है, इस बस के अंदर। और ये वाला जो इंसान है इसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ मान रखा है बेटा, ग्राउंड पे। उसने बोला मैं ये x लूंगा, ये y लूंगा और ये z को लूंगा। तो इसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे मान रखा और इसने यहाँ पे एक घड़ी आपने हाथ में पहन रखी है, ठीक है। तो इसने ये घड़ी पहन रखी है।
तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है, रोड पर है, और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है, बस में है। तो ये जो दोनों जो कंफ्यूजन हमें हो रहा था कि भाई एक बोल रहा है रेस्ट में, एक बोल रहा है मोशन में, तो अंदर क्या है, दोनों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग चूज करे हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और एक क्लॉक, ये मिला के क्या बन जाता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यही चीज है ना कि भाई जिसको हम रेफरेंस मान रहे हैं, है ना, अपनी मोशन की या रेस्ट की कैलकुलेशंस के लिए जिस चीज को रेफरेंस मान रहे हैं, जिस फ्रेम को रेफरेंस मान रहे हैं, वही क्या है हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे चूज करना है, एक्स वाई जेड और एक क्लॉक। तो इस इंसान ने यहाँ पे चूज किया और इस इंसान ने बस के अंदर चूज किया। तो इसीलिए जब इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग चूज किया तो इसको लग रहा है कि ये रेस्ट में है, और इसने अलग चूज किया है तो इसको लग रहा है ये मोशन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेटा आप क्या लिख लोगे कि एक्स वाई जेड और क्लॉक, ये मिलके हमारे पास क्या बनाता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो यार यही सारी के सारे टर्म्स थे जो आप एनकाउंटर करोगे इस वाले चैप्टर के अंदर, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ठीक है भाई, अब हमको मोशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि पहले मोशन की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, तो मोशन से स्टार्टिंग करते हैं। तो मोशन के टाइप्स देखते हैं कि भाई कितने टाइप्स के मोशन हमारे पास होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं और इसे डायमेंशंस ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। बेटा ये टाइप्स ऑफ मोशन या डायमेंशन ऑफ मोशन, ये अगेन हमारे पास कितने तरीके की हो जाती हैं, तीन तरीके की हो जाती हैं। एक हमारे पास हो जाता है बेटा वन डायमेंशन मोशन, यानी कि 1D मोशन। एक हो जाता है टू डायमेंशन मोशन, यानी कि 2D मोशन। और एक हमारे पास हो जाता है बेटा 3 डायमेंशन मोशन। अब देखो ये क्या क्या चीजें हैं। तो देखो बेटा, जब अगर कोई ऐसा मोशन हो रहा है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत है या एक ही डायमेंशन की जरूरत है, यानी कि कोई ऐसा मोशन जिसको हमको बताने के लिए, है ना, एक ही एक्सिस की जरूरत है या फिर एक ही हमको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक चींटी का मोशन है बेटा, है ना, चींटी देखी सब लोगों ने, एक चींटी हमारे पास, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, वो चलती है, तो बेटा वो कैसे चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो उसका जो मोशन है उसको बताने के लिए हमको एक ही एक्सिस से काम हमारा चल जाएगा। हम बोलेंगे भाई वो एक्स डायरेक्शन में इतना मीटर दूर चलेगी, 10 मीटर चलेगी, 5 मीटर चलेगी, 10 सेंटीमीटर चलेगी। तो हमको एक ही डायमेंशन की जरूरत है अगर हम एक चींटी का मोशन बता रहे हैं। बस उड़ने वाली चींटी नहीं होनी चाहिए, सही है, हाँ वो अलग हो जाएगा। तो ये कैसा मोशन हो रहा है बेटा, वन डायमेंशन मोशन। जब एक ही डायमेंशन यूज हो रही है तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। और वन डायमेंशन के मोशन के अंदर ही हमारे पास आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वन डायमेंशन के अंदर हमको क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना है। अब टू डायमेंशन मोशन, तो जब ऐसा मोशन हो रहा हो कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारी मजबूरी हो जाए और हमको दो एक्सिस लेनी ही लेनी पड़े, दो कोऑर्डिनेट्स हमको लेनी ही लेनी पड़े उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ऐसा मोशन हमारा क्या कहलाएगा, टू डायमेंशन मोशन कहलाएगा। टू डायमेंशन मोशन अगेन क्या क्या एग्जांपल हो जाते हैं, तो एक हमारे पास हो जाता है बेटा आपका पैराबोला, है ना, पैराबोला। पैराबोला क्या है, एक टू डायमेंशन मोशन है। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है बेटा, सर्कुलर मोशन। तो देखो जब भी आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे तब भी आप हमेशा x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे, पैराबोला की बात करोगे तब भी x और y दो कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे। तो यहाँ मजबूरी बन जाती है कि भाई दो कोऑर्डिनेट्स हमको लेने ही लेने पड़ेंगे, एक कोऑर्डिनेट में काम नहीं चलेगा। तो ये टू डायमेंशन मोशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी, एक पैराबोला और एक सर्कल। फिर थ्री डायमेंशन मोशन, एक उड़ने वाली चींटी आ गई, अब वो उड़ने वाली चींटी आ रही है, वो ऐसे करके उड़ रही है, बाहर निकल के आ रही है ऐसे करके, तो वो x में भी कवर कर रही है, y में भी कवर कर रही है और z में भी कवर कर रही है। तो ये जो मोशन हो गया एक चींटी के उड़ने का या फिर एक एरोप्लेन के उड़ने का, इसको क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन। तो थ्री डायमेंशन मोशन में अगर और एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, हेलिक्स, ठीक है। हेलिक्स का जो मोशन हो जाता है, हेलिक्स जो मोशन है
उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन। हेलिक्स कौन सा मोशन था, वो रॉकेट देखा बेटा आपने दिवाली वाला, कि वो ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जाता है, तो वो मोशन हमारे पास कौन सा होता है, उसका होता है तो मोशन ऑफ रॉकेट। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लो। तो यार कई सारे बच्चे अभी भी आके बोलते कि सर फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगे, तो ऐसा नहीं है यार, कोई भी सब्जेक्ट जो है ना वो टफ नहीं होता, सारे सब्जेक्ट आसान हैं, बस शर्त यही है कि आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दोगे सब्जेक्ट्स को, तो सब्जेक्ट्स आपको ज़रूर जो है अच्छे से समझ में आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कराएंगे। और यार जब आप कॉम्पिटिशन दे रहे हो ना, तब तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि भाई कोई भी सब्जेक्ट टफ है। क्यों नहीं बोल सकते, मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा इसके लिए, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तब ठान लिया। तो जब ठान ही लिया है यार एग्जाम क्रैक करने का, तो क्या मुश्किल और क्या आसान, सारे सब्जेक्ट आसान है। ठीक है, तो पढ़ते रहो और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं थोड़ा बहुत एक वेक्टर और स्केलर का जो है हम लोग ब्रीफिंग देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। हालांकि ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो अभी कुछ कुछ जो है चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी जहाँ पे हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ वेक्टर है, कौन सी चीज़ स्केलर है। हालांकि पूरा वेक्टर तो पढ़ाया जाएगा ही आपको, बट थोड़ा सा जो है एक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि किसको वेक्टर बोलते हैं और किसको हम स्केलर बोलते हैं। तो देखो बेटा, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है यार, हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिन पे फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल होते हैं और जिनको मेजर कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज बोलते थे। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज में हमने देखा कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत है, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बिना डायरेक्शन के भी हम उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जिन क्वांटिटीज को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लो आप एप्पल लेने जा रहे हो मार्केट, तो आप उसको बोलोगे भैया फ्रूट सेलर को कि भाई मेरे को 2 किलो एप्पल दे दो, तो कोई डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको पैसे दोगे, वो आपको 2 किलो एप्पल दे देगा, वो कुछ नहीं पूछेगा कि भैया इस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में चाहिए, कोई मतलब ही नहीं उस बात का, है ना। तो यहाँ पे हम कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा मास की। तो मास को अगर हमको डिफाइन करना है तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मास एक कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी सबसे पहले। तो क्वांटिटीज which do not need direction to be specified, ठीक है। हाँ, और एग्जांपल जैसे मास और डिस्टेंस, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स क्या चीज है, तो वेक्टर्स यार वो क्वांटिटीज हो गई जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत है, और डायरेक्शन नहीं बताई तो अनर्थ हो जाता है यहाँ पे, सही है। तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी तभी हमारा काम चलेगा। अब जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, उसकी गाड़ी खराब हो गई, अब उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो तुमसे बोल रहा भैया पीछे से धक्का लगा दो, मतलब वो ये बोल रहा सिंपल सी चीज कि भाई धक्का लगा दो। अब आप गए और आप उसकी गाड़ी में साइड से धक्का लगा रहे हो, आप साइड से ऐसे धक्का लगा रहे हो, तो उसको कोई फायदा होगा नहीं होगा, भाई वो चलेगी नहीं गाड़ी, है ना। तो क्या है, उसने बोला था कि भैया फोर्स लगा दो यानी कि धक्का लगा दो, लेकिन उसने उसको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी डायरेक्शन में धक्का लगाना है, साइड से धक्का लगाएं कि पीछे से लगाएं कि आगे से उसमें धक्का लगाएं। तो जब पीछे से आप धक्का लगाओ तभी उसको फायदा हुआ, है ना। तो यही चीज है। तो फोर्स, यहाँ पे हम कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फोर्स की। तो फोर्स को बताने के लिए एक डायरेक्शन की भी जरूरत है, अदरवाइज काम उल्टा हो जाएगा ना। तो डायरेक्शन की जरूरत है, तो इसीलिए फोर्स को क्या बोला गया बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है उनको क्या बोला गया, वेक्टर क्वांटिटीज बोला गया। एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे ये मान करें, अब हमने बोला
कि भाई किसी ने बोला इस मार्कर को उठा के लेके आओ, तो अब आप उस पर और कैसे उठाओगे, फोर्स लगा के उठाओगे, तो अब आप उस पर ऐसे फोर्स लगाते जा रहे हो तो उठेगा क्या ये मार्कर? नहीं उठेगा। फोर्स के लिए एक आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तो जब आप इस डायरेक्शन में ऐसे करके अपवर्ड फोर्स लगाओगे तभी इस मार्कर को क्या कर पाओगे, उठा पाओगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोर्स के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई करना कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, तब हमको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। तो सिंपल सी डेफिनेशन, क्वांटिटीज which needs direction to be specified, ठीक है बेटा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स बोलेंगे। एग्जांपल अगेन हमारे पास क्या होगा बेटा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ये चीज हमने अभी डिस्कस कर ली। हालांकि वेक्टर्स हमको पूरा ब्रॉडली पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हैं, बट अभी थोड़ा बहुत जो है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन में जितना वेक्टर्स यूज होगा वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, और इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन की और भी सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलो।